CBSE Scolab of profsam.com यानी profsam.com की तरफ से इस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हेलो। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। राइट। और इसको इतना सिंपली डिस्कस करेंगे कि ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ग्रेट। अच्छा, एक कॉमन सी सिचुएशन सोचो, मार्केट से एकदम नया 1.5 वोल्ट का सेल लाएं, बॉक्स पर साफ साफ 1.5 दी लिखा है, लेकिन जैसे ही उसे रिमोट या किसी टॉय में डाला उसका वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये तो नोटिस किया है। या फिर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं हेडलाइट्स 1 सेकंड के लिए डिम हो जाती हैं। कभी सोचा है इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? हाँ, ये हेडलाइट्स वाला एग्जाम्पल तो रोज देखते हैं। मुझे लगा था शायद बैटरी लो होगी, पर ये तो नई गाड़ियों में भी होता है। इसका रीजन क्या है? एग्जैक्टली। और एक और सरप्राइजिंग फैक्ट, एक कार की बैटरी जो 12 वोल्ट की होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर्स का करंट दे सकती है इंजन स्टार्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन एक छोटी वॉच बैटरी जो 1.5 वी की है वो इतना करंट सपने में भी नहीं दे सकती। वोल्टेज तो आसपास ही है, फिर करंट कैपेसिटी में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे। हाँ। मतलब इन सब चीजों का कनेक्शन एक ही कॉन्सेप्ट से है, ये ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। बिल्कुल। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। देखो, हर सेल या बैटरी आखिर है क्या? एक एनर्जी सोर्स, एक केमिकल एनर्जी की फैक्ट्री। इसका काम है केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना और एक पुश क्रिएट करना जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। ओके। टेक्निकल टर्म्स में इसी मैक्सिमम पुश को हम ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ओके, तो ईएमएफ इज द टोटल पावर या टोटल पुश जो बैटरी जनरेट कर सकती है। राइट। लेकिन कोई भी फैक्ट्री परफेक्ट नहीं होती। उसके अंदर भी थोड़ी इनएफिशिएंसी, थोड़ा फ्रिक्शन होता है। बैटरी के केस में उसके अंदर के केमिकल्स और मटेरियल्स ही करंट के फ्लो को थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं। अच्छा। यही जो अंदर का इंटरनल फ्रिक्शन है, इसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ओह, तो यही है वो छोटा सा विलन। हाँ, यही हमारे सारे मिस्ट्रीज का हीरो है। इंटरेस्टिंग। तो इसे इमेजिन करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? इसके लिए एक पानी के पंप की एनालॉजी बहुत हेल्प करती है। ओके। मान लो एक पानी का पंप है। उसका काम है पानी को प्रेशर से ऊपर भेजना, तो पंप की जो मैक्सिमम प्रेशर कैपेसिटी है वो हो गया हमारा ईएमएफ। ठीक है, पंप की टोटल ताकत इज ईएमएफ। अब जब पंप चलता है तो पानी को आगे तो धकेलता है, लेकिन पंप के अंदर के पार्ट्स और पानी के बीच भी तो थोड़ा फ्रिक्शन होता है ना? हाँ, होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा प्रेशर पंप के अंदर ही वेस्ट हो जाता है। अच्छा। ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। इसलिए जो प्रेशर हमें पाइप के आउटलेट पर मिलता है वो मैक्सिमम से थोड़ा कम होगा। हमेशा थोड़ा कम होता है। अच्छा। तो जो पानी फाइनली पाइप से बाहर निकल रहा है उसका प्रेशर है टर्मिनल वोल्टेज। करेक्ट। और पंप की जो टोटल थ्योरेटिकल कैपेसिटी है वो है ईएमएफ। और जो प्रेशर लॉस हुआ अंदर वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हुआ। परफेक्ट, तुमने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। अब अपने माइंड में एक सेल के अंदर की पिक्चर बनाओ। ओके। 2 अलग-अलग मेटल की प्लेट्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये एक केमिकल लिक्विड यानी इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई हैं। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन चलता है जो एक इंजन की तरह चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ सेल के अंदर ढकेलता है। अच्छा, सेल के अंदर। हाँ, इसी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये खुद चार्जेस के इस इंटरनल जर्नी में थोड़ा स्पीड ब्रेकर जैसा काम करता होगा। प्रिसाइजली वही स्पीड ब्रेकर, वही रुकावट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। गॉट इट। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसे आखिर डिफाइन कैसे करता है। ओके, मैं पढ़ती हूँ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स in taking the charge from lower to higher potential energy is called the electromotive force or EMF of the source. थैंक्स। देखो, यहाँ एक वर्ड है फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, ये थोड़ा मिसलीडिंग है। ये कोई न्यूटन वाला फोर्स नहीं है, ये हिस्टोरिकली चला रहा नाम है। असल में जैसा डेफिनेशन में लिखा है ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, जो कि वोल्टेज ही होता है। विच इज सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। राइट। तो इसका यूनिट वोल्ट्स ही है, न्यूटन्स नहीं। और टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है V = एप्सिलॉन IR। हाँ, ये तो काफी सिंपल लग रहा है। हाँ, सिंपल है और इसका हर पार्ट एक कहानी बताता है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। ओके। सबसे पहले है एप्सिलॉन यानी ईएमएफ। ये सेल का आइडियल वोल्टेज है,
मतलब अगर आप सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हो, यानी ओपन सर्किट। हाँ, बस एक वोल्ट मीटर उसके टर्मिनल्स पर लगा दो तो जो रीडिंग आएगी वो ईएमएफ होगी। ये सेल की केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा है आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स का कंट्रीब्यूशन है। ओके। और तीसरा है आई यानी करंट। ये तभी फ्लो होता है जब हम सेल को किसी एक्सटर्नल सर्किट जैसे एक बल्ब से कनेक्ट करते हैं। तो IR क्या हुआ? ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स IR, ये तो एक वोल्टेज ही हुआ। तो वहां एक छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। IR के बराबर। हाँ, आईआर के बराबर। इसीलिए बाहर सर्किट को जो वोल्टेज V मिलता है वो आइडियल ईएमएफ E में से ये इंटरनल लॉस IR हटाने के बाद मिलता है। इसीलिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू EIR। सही। अच्छा, तो ये IR ड्रॉप एक तरह का इंटरनल टैक्स है जो बैटरी हर बार पे करती है जब उसे करंट निकलता है। क्या बात है, इंटरनल टैक्स। और ये टैक्स शायद हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है, इसीलिए बैटरी यूज करने पर गर्म भी होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल परफेक्ट वे है इसे समझने का। उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर profsam.com यानी profsam.com की तरफ से है। ठीक है। चलो, इसी कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। ओके। मान लो हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन है 1.5 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है 0.5 ओम्स। ठीक है। हमने इसे एक 10 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टर R से जोड़ दिया। ओके। तो सबसे पहले सर्किट का टोटल करंट निकालना पड़ेगा। करंट I होता है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल R और इंटरनल R को मिलाकर होगा, है ना? करेक्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस हुआ R प्लस R इक्वल्स टू 10 प्लस 0.5 यानी 10.5 ओम्स। Right. और टोटल ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। सो करंट I इक्वल्स टू एप्सिलॉन R प्लस R यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 10.5। ये कितना आएगा? 10.5 डिवाइडेड बाय 10.5, ये आएगा अब लगभग 0.143 एम्पियर्स। बिल्कुल ठीक। अब इस करंट की वैल्यू यूज करके टर्मिनल वोल्टेज V निकालते हैं। फॉर्मूला है V इक्वल्स टू एप्साई माइनस IR। वैल्यूज डालो। V इक्वल्स टू 1.5 माइनस 0.143 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.0715 which is approximately 1.429 volts। देखा, बॉक्स पर लिखा था 1.5 V, लेकिन 10 ओम का लोड लगाते ही हमें सर्किट में एक्चुअली सिर्फ 1.429 V मिल रहा है। हाँ, काफी कम है। वो जो छोटा सा डिफरेंस है वही इंटरनल टैक्स है जो सेल ने पे किया। और यही कॉन्सेप्ट समझना आगे किरशॉफ्स रूल्स जैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला V इक्वल्स टू एप्सिलॉन IR तो सिंपल लगता है, तो फिर स्टूडेंट्स एग्जाम में इस टॉपिक पर गलती कहाँ करते हैं? ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 3 साइलेंट किलर्स हैं जो मार्क्स काट देते हैं। अच्छा। चलो पहले मिथ की बात करते हैं। मिथ नंबर 1, स्टूडेंट सोचते हैं कि सेल का वोल्टेज हमेशा वही होता है जो उस पे लिखा है, यानी उसका ईएमएफ। और वो ऐसे इसलिए सोचते होंगे क्योंकि बैटरी पर 1.5 V प्रिंट देखते हैं और बस अज्यूम कर लेते हैं कि हमेशा उतना ही मिलेगा। एग्जैक्टली। लेकिन सच्चाई क्या है? ईएमएफ सिर्फ ओपन सर्किट वोल्टेज है, आइडियल कंडीशन। राइट। जैसे ही करंट फ्लो होगा, इंटरनल टैक्स यानी IR ड्रॉप लगेगा और टर्मिनल वोल्टेज V हमेशा ईएमएफ से कम हो जाएगा। गॉट इट। तो फैक्ट यह है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज V इज नॉट द सेम एज द आइडियल वोल्टेज एप्सिलॉन। वो हमेशा थोड़ा कम होता है जब तक सेल करंट दे रहा है। सही। अब आते हैं दूसरी गलती पर। स्टूडेंट्स मानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि उसे इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, कई बार सिंपल क्वेश्चंस में लिखा भी होता है अज्यूम नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, शायद इसलिए आदत पड़ जाती है। करेक्ट। लेकिन ये आधी सच्चाई है। छोटी वैल्यू जरूर है, लेकिन हाई करंट सिचुएशंस में ये बहुत अहम रोल प्ले करती है। ओह। हमारा हेडलाइट्स डिम होने वाला मिस्ट्री याद है? उसका विलन यही छोटा सा R है। इसी R की वजह से बैटरी गर्म होती है। ओके। तो दूसरा फैक्ट ये है कि R भले ही स्मॉल हो बट इट्स माइटी। हाई करंट एप्लीकेशंस में इसका इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट होता है। परफेक्ट। और तीसरा और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या?
स्टूडेंट्स को लगता है कि ज्यादा करंट लेने से सेल का ईएमएफ कम हो जाता है। अच्छा। वो देखते हैं कि हैवी लोड पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि बैटरी की टोटल कैपेसिटी यानी ईएमएफ ही कम हो गई है। अच्छा, तो वो V और एप्सिलॉन को कंफ्यूज कर देते हैं। उन्हें लगता है V गिर रहा है तो शायद EMF भी गिर रहा होगा। बिल्कुल, जबकि ऐसी बात नहीं है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि ईएमएफ सेल की इंटरनल केमिस्ट्री से तय होता है और वो लगभग कांस्टेंट रहता है। ओके। जब हम ज्यादा करंट I खींचते हैं तो IR ड्रॉप बहुत बढ़ जाता है। इस बड़े ड्रॉप की वजह से टर्मिनल वोल्टेज V नीचे गिर जाता है, ईएमएफ नहीं। समझ गए। सो द फाइनल फैक्ट इज कि EMF इज कांस्टेंट। हाई करंट EMF को रिड्यूस नहीं करता, वो बस इंटरनल टैक्स यानी IR को बढ़ा देता है, जिससे फाइनल आउटपुट वोल्टेज V कम हो जाता है। तुमने इसे बिल्कुल सही समराइज किया है। ओके। अब इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए? एक सिंपल लाइन है, असली वोल्टेज V आइडियल वोल्टेज एप्सिलॉन से हमेशा IR का नुकसान सहने के बाद मिलता है। ठीक है। इस लाइन को फॉर्मूला V = एप्सिलॉन IR से जोड़ लो। ये अच्छा है। IR का नुकसान और इसे फील करने का कोई तरीका? हाँ, एक सिंपल सा फिजिकल जेस्चर है। अपना एक हाथ ऊपर उठाओ, मानो ये मैक्सिमम हाइट है हमारा EMF। ओके, हाथ ऊपर। अब जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है, अपना दूसरा हाथ पहले हाथ पर रखो और उसे हल्का सा नीचे दबा दो। अच्छा। ये जो नीचे दबाया, ये है IR का ड्रॉप। अब जो फाइनल हाइट बची है, वो है हमारा टर्मिनल वोल्टेज V, जो हमेशा EMF से थोड़ा नीचे है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट वे टू विजुअलाइज इट। EMF इज द स्टार्टिंग पॉइंट और IR ड्रॉप है जो हमें फाइनल V देता है। और अब आते हैं अपने ओरिजिनल मिस्ट्री पर, कार की हेडलाइट्स। हाँ। जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर मोटर इंजन को घुमाने के लिए बैटरी से अचानक बहुत हैवी करंट I खींचती है। हो सकता है 100-200 एम्पियर्स भी। इतना ज्यादा? हाँ, अब सोचो, V = एप्सिलॉन IR में अगर I अचानक बहुत बड़ा हो जाए तो IR ड्रॉप कितना ज्यादा हो जाएगा? अगर I 100 एम्पियर और सिर्फ 0.05 ओम भी हुआ, तब भी IR ड्रॉप 5 वोल्ट्स का हो जाएगा। राइट। तो 12 वोल्ट की बैटरी उस मोमेंट में सिर्फ 7 वोल्ट ही दे पाएगी। बिंगो। और वही होता है, टर्मिनल वोल्टेज V एक पल के लिए इतना गिर जाता है कि हेडलाइट्स को पूरी पावर नहीं मिलती और वो डिम हो जाती हैं। ओह। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, स्टार्टर मोटर बंद, करंट आए वापस नॉर्मल, IR ड्रॉप कम। हाँ, ये V = EIR का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है जो हम रोज देखते हैं। कमाल है। एक छोटे से फॉर्मूले ने इतनी कॉमन चीज को इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम 3 पॉइंट्स में समराइज करें तो वो क्या होंगे? ओके। पहला, हर सेल का एक आइडियल या मैक्सिमम वोल्टेज होता है जिसे EMF E कहते हैं। ये उसकी केमिकल एनर्जी की टोटल कैपेसिटी है। ठीक है। दूसरा, हर सेल के अंदर थोड़ा सा इंटरनल फ्रिक्शन या इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है जो उसके अपने मटेरियल्स की वजह से है। राइट। और तीसरा, जब भी हम सेल से करंट I यूज करते हैं तो बाहर सर्किट को मिलने वाला एक्चुअल वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज V हमेशा आइडियल EMF से IR जितना कम होता है। इसका गोल्डन फॉर्मूला है V = EIR। गॉट इट। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए profsam.com पर विजिट करें। दैट इज PROF Sam, राइट? यस, PROFSAM.com। ठीक है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर।